अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। 2 रोज़ पहले हमने देखा जिना ग्राउंड में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द पहुंचा था तो किस तरीके से दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम के जो लोग थे उनके दरमियान हाथापाई हुई। उसके बाद कल एक ज़ाब्ता अखलाक था जिस पर इत्तफाक हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम के दरमियान, और डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब ने जो है मरकजी किरदार इसमें अदा किया था। लेकिन कल ही हमारे शो पे आपने देखा जिस तरीके का रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम के दो कैंडिडेट्स के दरमियान था, तो इससे ये साफ जाहिर था कि ऐसा लगता है ये ज़ाब्ता अखलाक जो है ज़्यादा देर चल नहीं सकेगा। और आज ही हमने देखा इमरान इस्माइल साहब जो कि कैंडिडेट हैं NA 246 से, वहाँ पर उन्होंने कहा जब उनको पेश किया गया ज़ाब्ता अखलाक तो उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा इस पर अमल दरामद वैसे भी नहीं हो रहा है। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे कि क्या ऐसी मुश्किलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्यों इस कोड ऑफ कंडक्ट से इख्तलाफ है, और इसके अलावा क्या वो खुलकर जिस तरीके से कैंपेन करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं या नहीं एमक्यूएम के गढ़ में, ये भी उनसे पूछेंगे। लेकिन आज इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में जब गुफ्तगू की तो उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने एक मशवरा दिया अल्ताफ हुसैन साहब को, कायद एमक्यूएम के। जरा सुनिए इमरान खान साहब क्या फरमा रहे हैं। मैं अल्ताफ हुसैन को वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ, आप फैसला कर लें कि आप एक जमहूरी पार्टी बन के रहना चाहते हैं या ये अपने मिलिटेंट विंग से खौफ और हरासे के ज़रिए, दहशत के ज़रिए आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। हमने तो हर सूरत पे इलेक्शन लड़ना है। मैं इंशाल्लाह जा रहा हूँ कराची और मैं तो पूरी इस इलेक्शन में शिरकत करूँगा। मैं अल्ताफ हुसैन को दावत देता हूँ कि आए मियाँ वाली में इलेक्शन लड़ें। हम आपको पथराव नहीं करेंगे, डंडे नहीं मारेंगे, आपकी गाड़ियाँ नहीं तोड़ेंगे, हम आपको मौका देंगे क्योंकि ये आपका हक है इलेक्शन लड़ना। इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करता हूं कि रेंजर्स को आने दें, इस इलेक्शन को कंडक्ट करें रेंजर्स के नीचे। जी, 2-3 बड़ी अहम बातें। एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि अल्ताफ हुसैन साहब फैसला कर लें कि क्या वो जमहूरी पार्टी है या वो अपने मिलिटेंट विंग के साथ खौफ की सियासत करना चाहते हैं। दूसरा, रेंजर्स का मुतालबा किया है तहरीक इंसाफ ने कि इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशंस की हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो है रेंजर्स को तैनात किया जाए। इस पर एमक्यूएम का क्या मौक़िफ़ है ये भी लेंगे। और इसके अलावा उन्होंने दावत भी दी है कि अगर आप मियाँ वाली में आके जलसा करना चाहते हैं वहां पर आए, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, कोई डंडे नहीं होंगे, वहां पे कोई मारधाड़ नहीं होगी, आपको वेलकम करेंगे। तमाम इशूज़ पर आज हम बात करेंगे। कराची की सियासत में क्या होने वाला है, और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे आसिफ हसनैन साहब जो कि मेंबर नेशनल असेंबली हैं, एमक्यूएम से आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हसनैन साहब, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया है। हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर सईद गनी साहब। सेनेटर सईद गनी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ इमरान इस्माइल साहब भी जो है वो कुछ ही देर में मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं NA 246 से और कैंपेन कर रहे हैं इस वक्त अजीज़ाबाद इलेक्शन के लिए। आसिफ हसनैन साहब, अभी आपने सुना इमरान खान साहब ने क्या फरमाया। वो कह रहे हैं कि फैसला कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब के, उन्होंने अपने मिलिटेंट विंग के जरिए खौफ की सियासत करनी है या जमहूरी पार्टी के तौर पर एक जमहूरी सियासत करनी है जिसमें कोई वायलेंस नहीं होगा कम से कम इस इलेक्शंस में। तो क्या जवाब देंगे इमरान खान साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, पहली अहम चीज़ ये है कि एमक्यूएम एक जमहूरी पार्टी है और किसी से इस सर्टिफिकेट की हमें इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हमने 9 इलेक्शन लड़े हैं और जनरल इलेक्शंस और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस मिलाकर, और इन इलेक्शन में एमक्यूएम ने भारी अक्सरियत से अपनी जो है वो सीटें ली हैं। ये जो सीट है जिसमें ये इलेक्शन NA 246 में होने जा रहे हैं, ये भी एमक्यूएम की वो सीट है कि जिसमें 1 लाख से ज़्यादा वोट एमक्यूएम ने लिए हैं। तो किसी का ये कहना कि जी इसमें एमक्यूएम जो है ऐसी सियासत करे, देखें कि मैं फिर ये कहूँगा कि ना तो कोई खौफ की बात है कि जी किसी को खौफ है, लेकिन जो उस दिन वाक़या हुआ, मेरी इमरान बैठे हैं, मेरी प्रेस क्लब में उनसे मुलाकात भी हुई जब वहाँ से वो वापस वहाँ प्रेस क्लब पहुँचे। जब वो वहाँ पर पहुँचे थे, देखिए उनको अपने जो लोग थे वोटर्स, उस वहाँ पे अगर वो जाते, वहाँ मुलाकातें करते तो समझ में आता कि इलेक्शन कैंपेन का स्टार्ट यहाँ से हुआ अपने वोटर्स से। लेकिन जब आप एक ग्राउंड में जा रहे हैं और उस ग्राउंड में आप जब वेपन लगा के, असला लगा के जाएंगे, जब वहां पर आप नारेबाजी करेंगे, जब वहां 200 गज के मकान, थोड़े 2 दिन पुरानी बात हो गई। आसिफ हसनैन साहब, मुझे ये बताएं आसिफ हसनैन साहब कि ये तासुर क्यों फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार दे रही है कि जो खौफ की सियासत एक हो रही है वो हम तोड़ने जा रहे हैं, और इस वक्त भी वो कह रहे हैं कि खौफ का माहौल है। देखिए, ये खौफ का माहौल या खौफ की सियासत तो ये सबको पता है कि कहाँ पर है। उन जगहों पर जहाँ पर दहशतगर्दी कर रहे हैं या आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे वाक़यात हो रहे हैं, रोज़ाना बम धमाके हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, और उस जगह पर खौफ की सियासत है
या फिर कराची में अगर आप कह रहे हैं तो ये मैं कहूँगा कि खौफ की बात नहीं कर रहे, इनको शायद खुशफहमी की, ये खुशफहमी में है कि जी जो एमक्यूएम का वोटर है वो शायद किसी और को वोट दे देगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लोग अल्ताफ़ हुसैन को चाहते हैं, अल्ताफ़ हुसैन से मोहब्बत करते हैं और एमक्यूएम ने काम किए। एमक्यूएम की जब सिटी गवर्नमेंट थी उस वक्त भी एमक्यूएम ने रिकॉर्ड जो है वो डेवलपमेंट की काम किए, और आज भी एमक्यूएम के जो एमपीए और एमएनएज हैं उनका पब्लिक के साथ उनका इंटरेक्शन है, उनकी पेनिट्रेशन है, लोगों में काम करते हैं, लोगों में जाते हैं। मुश्किल है नहीं आसिफ हुसैन साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एमक्यूएम को हराना जो है वो हमारी मुश्किल है कराची में, और खास हमारी तौर पे जीती हुई सीट, क्योंकि ये तो कोई इसमें शक नहीं कि आप फेवरेट है ना ये। नहीं अच्छा, मैं हमारी जीती हुई सीट है और 1 लाख से ज्यादा वोट लिए उस जनरल इलेक्शन में, जहां 36,000 अगर पीटीआई ने वोट लिए हैं तो ये ज़मीनी इलेक्शन है। जनरल इलेक्शन से रिजल्ट इसका जो होता है वो और ज़्यादा जो है वो कम होता है, इतने वोट नहीं मिल पाते, वोट का रेशियो इतना नहीं होता। तो दूसरी बात ये कि दीगर सियासी जमातें भी तो इसमें इलेक्शन लड़ रही हैं, सिर्फ पीटीआई ये क्यों महसूस कर रही है कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं या हमारा मुकाबला एमक्यूएम से? हमारा तो पीटीआई से मुकाबला नहीं है। दो अब इसमें जैसे मैंने कहा कि एक अंडरस्टूड सी बात है कि आप फेवरेट हैं, तो ये भी अंडरस्टूड सी बात है कि सेकंड जो है इस वक्त फेवरेट पार्टी इस सीट पर वो यकीनन तहरीक इंसाफ होगी। मैं जरा सईद गनी साहब को भी इंक्लूड करूं। इमरान इस्माइल साहब मेरे इस वक्त पर्सनल नंबर पर फोन कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट है जरा उनसे राब्ता करने की कोशिश करें। सईद गनी साहब, आपने बड़ी सियासत की है कराची में, ये मुझे बताएं, ये जो तासुर देने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि खौफ की सियासत है वहां पर, और हमें भी खासतौर पे इस इलेक्शन में इस हल्के में खुल के कैंपेन करने की नहीं इजाजत दी जा रही, ये तासुर दुरुस्त है कराची के हवाले से? देखिए, एक तो हकीकत ये है कि कराची में बहरहाल ऐसा माहौल रहा है, लेकिन और एक और भी चीज़ ध्यान में रखें कि कराची में 2 तरह के वोटर्स हैं। एक वो हैं जो एमक्यूएम को वोट करते हैं और एक वो हैं जो एमक्यूएम के ख़िलाफ़ वोट करते हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो एमक्यूएम के ख़िलाफ़ पढ़ने वाला वोट जो है ना, मुख्तलिफ़ जमातों को मुख्तलिफ़ इंतखाबात में पढ़ता रहा है और ट्रा रहा है। वो ये बात पीटीआई को समझ आती है, इसीलिए वो पीटीआई ये तासुर देगी यकीनी तौर पर पूरे इलेक्शंस में कि वो एमक्यूएम के ख़िलाफ़ जो मुखालिफिन है उसमें सबसे ज़्यादा शिद्दत से मुखालफत जो है वो पीटीआई करती है, ताकि वो वोटर जो एमक्यूएम के ख़िलाफ़ हैं या एमक्यूएम के ख़िलाफ़ वोट डालना चाहते हैं वो किसी और तरफ ना जाएं और वो पीटीआई को ही वोट करें। तो वो एक उनकी स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि वो ऐसा माहौल क्रिएट करें कि जिसमें ये टेंस भी हो और एमक्यूएम को वो ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करें सख्ती से, ताकि उन वोटर्स को अपनी तरफ राग़िब कर सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, गौर करें, तो पीटीआई के अपनी बहुत सारी बातों में तजादात हैं। इमरान खान साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें, सही साहब मुझे इजाजत दें, मैं इस चीज़ का आपसे जवाब देता हूं, तजाद की जो आप बात करें, क्योंकि इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ हैं और वो ज़्यादा देर तक नहीं होंगे हमारे साथ इस प्रोग्राम पे, तो मैं उनसे ज़रा 2-3 अहम सवाल करना चाहता हूं, उसके बाद मैं इस पर आपसे ज़रूर बात करूंगा। इमरान इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि आपने आज जो ज़ाब्ता अखलाक बनाया गया था, जिसपे कल ही आपका इत्तेफाक हुआ है गवर्नर हाउस पे, उसको आज आपने मुस्तरद कर दिया है? शहबाज, बात यह है कि कल जो हमारा उसे तय हुआ था वो था कि जी हम तमाम कैंडिडेट सर उसको रिव्यू करेंगे, ज़ाब्ता अखलाक को जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है, जो हम जिसके हम पाबंद हैं उसको हम करेंगे। लेकिन आज वो नई नई शिकें उसमें डाल रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि जी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना हो। अब अगर इलेक्शन में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना हो तो फिर हम कैसे जलसा करेंगे? कॉर्नर मीटिंग, जिसमें यहाँ 3 लाख वोटों की कॉन्स्टिट्यूंसी है, 3 लाख से ऊपर, इसके अंदर हम कॉर्नर मीटिंग भी करते हैं, तो इसके अंदर 5-6 हज़ार लोगों का जमा होना मामूली बात होती है। मैं कैसे, कहाँ से वो गला ला के फाड़ के लाऊं कि जी मैं वो आवाज़ वहाँ तक लोगों तक पहुँचाऊँ? फ्लोट वो कह रहे हैं कि जी आप नहीं चला सकते, वो बड़ा एग्रेसिव है। मैंने उन्हें तजवीज़ दी, मैंने कहा कि जी फ्लोट बना लेते हैं और उसमें हम तमाम जमातें बैठ के ये बात तय कर लेती हैं कि पीटीआई इस चीज़ की पाबंद होगी कि वो एमक्यूएम के हेडक्वार्टर के सामने या 90 के सामने या उस गली में उस फ्लोट को नहीं घुमाएगी। इसी तरह एमक्यूएम पाबंद होगी कि जहाँ पीटीआई का दफ्तर बना है इलेक्शन ऑफिस, वहाँ नहीं घुमाएगी। जमात इस्लामी भी इसी तरह पाबंद होगी। तो वो बात थोड़ी सी आगे पीछे हुई और उन्होंने कहा कि जी कल इलेक्शन कमीशन के सामने फिर इसकी। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं, ये लाउड स्पीकर का मना इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है या एमक्यूएम की तरफ से मना किया गया है? नहीं जी, ना एमक्यूएम की तरफ से ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से। आज हमारे साथ जो मीटिंग थी, एक तो वो एडिशनल डिप्टी जो है डीसी जो है एडिशनल, उनके साथ ये मीटिंग थी हमारी। तो एक तो सबसे पहली चीज तो ये शहजाद के इस हल्के के अंदर सही बैठे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे डीसी क्यों तैनात नहीं हुआ? इतना सेंसिटिव इलाका है, इसके अंदर
पाकिस्तान का एक ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान की नजरें इस इलेक्शन पे है, सेंसिटिविटी की हाइट है, दो जमातें आमने सामने खड़ी हैं, हीटेड इतना ज्यादा हीट अप हो जाता है माहौल हर छोटी छोटी बात पे कि हमें मुश्किल पड़ जाती है कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो जाए, कोई ऐसा चीज ना हो जाए जो बड़ी तकलीफ का बायस हो, किसी घर में किसी माँ के लिए तकलीफ हो या किसी बीवी के लिए अपने शौहर की तकलीफ हो, उस तरह से किसी बच्चे को कुछ दर्द ना पहुंच जाए। अच्छा, इमरान इस्माइल साहब, इलाके के अंदर डीसी नहीं है तो हम डिमांड ये कर रहे हैं, मैं सईद भाई आपसे कह रहा हूँ कि हमारी डिमांड है कि फिल फॉर यहाँ पे डीसी तैनात किया जाए। ठीक है, इस चीज का मैं जवाब ले लेता हूं, लेकिन अदरवाइज ये एक आप कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर का मसला है, इसके अलावा अजीजाबाद क्योंकि एमक्यूएम का हेडक्वार्टर है और आप लोगों ने इतना एक हवा बनाए, सुन तो लें, सवाल सुनिए मेरा। आप कहते हैं कि खौफ की फिजा है, वो खौफ की फिजा आपको नजर आ रही है? आप कैंपेन कर पा रहे हैं खुलकर? बिल्कुल आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमारी एक, मैं अभी भी मौजूद हूँ यहाँ पे अपनी कैंपेन के लिए NA 246 के उधर हल्के में। यहाँ पे एक हमारी खातून रहनुमा है, उनका नाम है नाजी, उनके घर पे मैं बैठा हूँ अभी भी। और वहाँ पे कल जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ मेरे जाने के फौरन बाद 4-5 लोग उनके आ गए और उनसे कहने लगे जी हम तो कन्विंसिंग के लिए आए। उन्होंने अंदर बिठाया, चाय शाय पिलाई। जब वो जाने लगे तो उनसे कहने लगे मुझे आपसे अलहदा बात करनी है। उन्होंने अलहदा बात की और अलहदा उन्होंने उनसे कहा कि आप सोच लें जो आप कर रही हैं ये अच्छा नहीं कर रही हैं अपने लिए और अपने घर वालों के लिए। अब ये मैं जिस घर में जाऊं पीछे से वहां पे आप ये पैगाम देना शुरू कर दें। मुझे लोग ऊपर से बिल्डिंग से हाथ हिलाते हैं और बिल्डिंग में ऊपर जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं कि हमारे घर पे ना आए, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। अच्छा, मुझे जरा इस चीज का जवाब ले लेने, मैं इमरान इस्माइल साहब बात सुन लें, शहजाद मेरी बात सुनिए। जहाँ खौफ का इतना आलम हो वहां पर मुझे आप ये भी पाबंदी लगा दें कि मैं लाउड स्पीकर भी यूज ना करूं, तो ये कैंपेन में रन कैसे करूं, मुझे वो तरीका बताओ। अच्छा, मैं आसिफ हुसैन साहब से पूछ लेता हूं। आसिफ हुसैन साहब, आप कह रहे हैं खौफ की कोई बात नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि जिस घर में हम जाते हैं फिर बाद में कुछ लड़के आते हैं वहां पे और कहते हैं कि अगर आपने उनको वोट दिया या जो आप करने जा रही हैं तो आप सोच लें कि फिर इसका नतीजा क्या होगा। आसिफ हुसैन साहब। शहजाद, देखें, पहली चीज़ तो ये कि कहीं पर जब इलेक्शन होते हैं तो जनरल इलेक्शन हो या ज़मीनी इलेक्शन हो, वहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें तो सामने आती हैं और उसको वक्तन फ़वक्तन उसी कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जो है वो हल किया जाता है और इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जी वहाँ पर इस तरह के वाक़यात हुए, मैं फिर ये कहूँगा कि जब 2 दिन पहले ये वाक़यात वहाँ ग्राउंड में हुए तो ये लीडरशिप का कमाल था कि अल्ताफ़ भाई ने चीज़ों को डाइल्यूट किया और टाइमली उस सारी चीज़ों को कंट्रोल किया। लेकिन आपने देखा कि आज जिस तरह इमरान खान साहब ने फिर बयान दिया इसी NA 246 के हवाले से और कि जी वहाँ पे खौफ का माहौल है, वहाँ पे इस किस्म की चीज़ें, तो ये तो लीडरशिप को चाहिए कि वो ये सारी चीज़ों कूल डाउन करे ताकि मामला बेहतरी की तरफ जाए, एक अच्छे इलेक्शन वो तो बात ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं इसको कैसे इंश्योर किया जाएगा आसिफ हुसैन साहब के जो वोटर्स के पास ये जा रहे हैं, आपका भी हक है उन वोटर्स के पास जाना, लेकिन उनको धोस और धमकी तो ना दी जाए। अगर ये हो रहा है तो गलत हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए किसी इलेक्शन में, और इसको कैसे रोकेंगे फिर आप? देखिए, मुझे इस बात की सच्चाई का नहीं पता कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। अगर इमरान इस्माइल कोई बात कह रहे हैं तो हो सकता है उसमें कोई ऐसी बात शामिल हो, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसको रखें। जब मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में चीज़ों को शामिल करें कि भाई यहाँ से ये हो रहा है। जब तक आप चीज़ें सामने नहीं लाएंगे, सिर्फ आप मीडिया पे अगर आप ये कहते हैं कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है, तो फिर इसका मकसद तो ये है कि जी आप सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आप इलेक्शन के जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं, जो उसके लिए टीमें हैं, जो कमेटीज़ हैं, जो दोनों तरफ के नुमाइंदे हैं, आपको वहाँ पे वो चीज़ें रखें जब टाइमली हल हो। हाँ, अगर वो चीज़ हल नहीं हो सके तो फिर आप ये कह सकते हैं कि जी ये मामला थे, लेकिन अभी इलेक्शन का माहौल शुरू हुआ है। मुझे एक मौका दे जरा सईद गनी साहब, ये अभी इमरान इस्माइल साहब ने आपसे सवाल किया है कि इतना सेंसिटिव इलाका और खासतौर पे जब इलेक्शन हो रहे थे और सेंसिटिव हो गया, तो इस इलाके में डीसी क्यों नहीं तैनात किया गया है? मुझे सच्ची बात है ये नहीं पता कि अभी तक क्यों तैनात नहीं हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साहब थे उनका तबादला हुआ है बलूचिस्तान, और फिलहाल किसी के पास चार्ज होगा। लेकिन बात मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि यहाँ डीसी होना चाहिए, और मैं ये बात बिल्कुल कल ही जो है वो हुकाम तक पहुँचाऊँगा भी और पूछूंगा भी कि क्या असबाब है कि अभी तक डिप्टी कमिश्नर वहाँ नहीं है। इलेक्शन से पहले हो जाएगा, मतलब आप पूरी उम्मीद है होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैं बिल्कुल इत्तफाक कर रहा हूँ कि डिप्टी कमिश्नर होना चाहिए, और बड़ी सेंसिटिव कंस्टिट्यूंसी है वो, और जिस किस्म की सूरत हाल में नज़र आ रही है, और बल्कि होना भी चाहिए, और बड़ा अच्छा दबंग किस्म का ऑफिसर होना चाहिए। दबंग किस्म का। चले इमरान इस्माइल साहब, ये सईद गनी साहब से आप कल राब्ता कर लेंगे जस्ट इन केस। मैं आसिफ भाई से एक बात करना चाहता हूँ कि खान साहब ने तो कोई आज ऐसी फिजा नहीं कायम की जिससे टेंशन हो। आज तो उन्होंने दावत दी है
कि अल्ताफ हुसैन आए, आप अपनी पार्टी को लेकर आए, मियांवाली से इलेक्शन लड़ें, हम फैसिलिटेट करेंगे उनको। आप वहाँ कोई नहीं आपको रोकेगा, हमने तो आपको नहीं कुछ कहा। आए जहाँ से मर्जी इलेक्शन लड़े, आप अगर मियांवाली हमारा घर है, आप आए, हमारे मेहमान बने वहाँ के। और अगर कोई आपको धमका दे, आपको पता है इमरान खान साहब की सीट थी, वो अब नहीं है सर। वो इमरान साहब जो बातें की हैं, घर वहाँ पे जरूर है, लेकिन वो सीट आपके पास नहीं है इमरान खान साहब। उन्होंने कहा अपने मिलिटेंट विंग को वो कंट्रोल करें, ये करें, ये सारी बातें तो हुई है ना। तो अब ये सारी बातें अगर मतलब वो करेंगे इस माहौल को, तो और टेंस पैदा होगा ना। अच्छी बात भी की उन्होंने, नहीं पॉजिटिव बात की, उससे कई पॉजिटिव बात तो अल्ताफ भाई ने 2 दिन पहले की कि भाई चीज़ों को डाइल्यूट करें, बैठकर चीज़ों को हल करें। उन्होंने तो तमाम चीज़ों को और कूल डाउन किया है। तो मैं समझता हूँ कि मतलब उससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। देखिए, उन्होंने जब बात का आगाज़ किया तो वो कहने लगे कि जब हमारे लोग वहाँ पर गए तो वो एमक्यूएम कहा, फिर वो रुक गए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एमक्यूएम तो नहीं कहूँगा। वहाँ के कुछ लोग निकल आए और उन्होंने ये सारी हंगामाराई कर दी। तो मैं जो आपको बात पहले कह रहा था ना कि थोड़ा सा जो डबल स्टैंडर्ड हमें नज़र आता है पीटीआई के अक्सर बातों में, एक तो ये कि वो जब शुरू में बहुत एग्रेसिव थे एमक्यूएम पे, अल्ताफ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ लंदन भी जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, सारी बातें उन्होंने की, फिर खामोश हो गए। फिर ज़ोहरा शाहिद के मर्डर का उन्होंने इल्ज़ाम बिल्कुल अपने, जब वो बिस्तर पे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उस वक्त उन्होंने लगाया। उसके बाद जब वो कराची आए जलसे में, तो ना उन्होंने ज़ोहरा शाहिद का तस्करा किया और ना ही कराची में होने वाली इंतखाबी धांधली का तस्करा किया, जो धांधली की बुनियाद पर इनकी पूरी कंपेन उस वक्त चल रही थी, तो उन्होंने तस्करा नहीं किया। अच्छा, हम उस वक्त ये कह रहे थे कि ये एमक्यूएम के साथ अंडरस्टैंडिंग करके उन्होंने प्रोग्राम किया है, जलसा किया है, लेकिन पीटीआई के दोस्त नहीं मानते थे। अभी पिछले दिनों आपके ही चैनल पर एक इंटरव्यू में खान साहब ने ये माना कि हमने एमक्यूएम से ये कहा कि हमें कराची आने दो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, और ये बात साबित हुई कि वो अंडरस्टैंडिंग से आए थे। और उसके बाद देखिए परसों जो वाक़या हुआ, मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक वाक़या हुआ, नहीं होना चाहिए था। पीटीआई को भी बिल्कुल हक है कि वो अपनी आज़ादी के साथ कैंपेन चलाएं, और एमक्यूएम के अगर लोग ये कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी गैर कानूनी है, गैर अखलाकी काम है, उनको नहीं करना चाहिए। अब इसमें इंतजामिया ने एक किरदार अदा करना है, आपकी हुकूमत ने एक किरदार अदा करना है ना। अगर ये हो रहा है तो फिर आपस में तो नहीं सॉर्ट आउट करेंगे, इसमें आपको पीपल्स पार्टी को इंटरवीन करना पड़ेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है, किरदार अदा करना एक अलग चीज़ है, हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है कि लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन करें और दोनों जमातों को आज़ादी के साथ इलेक्शन कैंपेन चलाने दें, ये उसका इंतजाम करें हम। लेकिन ये दोनों जमातों की जिम्मेदारी बनती है ना। मैंने आपके प्रोग्राम में 2 दिन पहले भी कहा था कि दोनों लीडर्स अगर एग्रेसिव होंगे, इनके वर्कर एग्रेसिव होंगे। अगर वो तनकीद करें, सख्त तनकीद करें, लेकिन अल्फाज अगर बेहतर चुन लें तो शायद हालात उनके बेहतर हो जाएंगे। इमरान इस्माइल साहब, एक और सवाल जो मैं चाह रहा था कि मैं आपसे पूछूं जरूर, क्योंकि आप कल मौजूद थे, गवर्नर साहब ने जो है आप दोनों पार्टीज को सामने एक आमना सामना करवाया और कहा कि अब थोड़ा माहौल को बेहतर किया जाए, इस पॉलिटिकल टेम्परेचर को थोड़ा सा नीचे लाया जाए। लेकिन ये वही गवर्नर है जिनके हवाले से पिछले हफ्ते आपकी पार्टी ने एक ऑफिशियल मौकिफ लिया था कि गवर्नर शुड स्टेप डाउन, गवर्नर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनका नाम सौलत मिर्जा की ऑडियो टेप में या वीडियो टेप में आ चुका है। जी, तो वो तो जाहिर है अगर उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा है तो मैं तो अगर उनकी जगह वो हूँ या कोई और गवर्नर हो, जाहिर है उनसे यही कहूँगा कि क्योंकि जब आप गवर्नर होंगे तो आपके खिलाफ इंक्वायरी जो है वो उस पर नहीं हो सकती सही तरीके से, तो आप ड्यूरिंग द इंक्वायरी शुड स्टेप डाउन। और दूसरा, आज जब इंक्वायरी ख़त्म हो जाए तो आप अगर उसमें से बेल आउट हो जाते हैं तो फिर गवर्नर बन जाए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम तो आज भी इसी बात पर खड़े हैं कि अगर किसी भी शख्स, पाकिस्तान में कोई भी शख्स ऐसा हो जो पावर में हो और उसके ऊपर कोई सीरियस एलिगेशन आ जाए तो उसको अपने ओहदे से अलग होना चाहिए, जैसे दुनिया भर में होता है। आपने उनको एक मुतनाज़ा शख्सियत बना दिया और फिर उसी मुतनाज़ा शख्सियत पर आप ट्रस्ट भी शो कर रहे हैं कि हम वो हमारे दोनों के जो इख्तलाफ आते हैं उनको ख़त्म भी करेंगे। देखिए शहजाद, आप मिक्स कर रहे हैं चीज़ को। हमने नहीं बनाया, वो सौलत मिर्ज़ा के बयान ने मुतनाज़ा बनाया, हमने नहीं बनाया। मैं तो आज भी इसी बात पर खड़ा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से लेकर नीचे तक किसी शख्स के ऊपर भी अगर इतना संगीन इल्ज़ाम लगता है तो वो सारे जैसी दुनिया में होता है कि वो अपने आप को उस ओहदे से अलहदा करता है, इंसाफ के लिए पेश करता है, और जब इंसाफ के तकाजे पूरे हो जाते हैं, अगर इल्ज़ाम उसका साबित हो जाता है तो वो स्टेप डाउन हो जाता है, और अगर इल्ज़ाम साबित नहीं होता तो वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। तो इसके अंदर कोई रेंजर्स के हवाले से आज इमरान खान साहब ने कहा साहब की हमारी गवर्नर साहब से हमारी कोई ज़ाती चुपकलिश या ज़ाती दुश्मनी हरगिज़ नहीं है। गवर्नर साहब तो 14 साल कराची में रहे तो जाहिर है उनके ताल्लुकात भी लोगों से हैं, सबसे जान पहचान है। अब तो कराची उनको बहुत अच्छी तरह पहचान गया।
इमरान इस्माइल साहब से रेंजर्स के हवाले से बात कर रही है। इमरान खान साहब ने आज ये नुक्ता उठाया था। मुझे एक छोटा सा ब्रेक का कहा जा रहा है, इस ब्रेक के बाद मैं आपसे ये सवाल जरूर करूंगा। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में आपने देखा कि एक ब्रेकिंग न्यूज, जिस सौलत मिर्जा के वीडियो टेप की हम बात कर रहे थे, उस हवाले से एक GIT बनाई जाएगी जो कि तफ्तीश करेगी अगले 7 दिन में, और वफाकी हुकूमत की जानिब से ये कदम उठाया गया है। कल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा था, सिंध के चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब, कि इन्वेस्टिगेट इसको जरूर होना चाहिए। तो पहले मैं आपसे जान लूं आसिफ हसनैन साहब, आपके ख्याल में एक दुरुस्त फैसला है जो वीडियो टेप में इल्जामात लगाए गए थे, उसकी तहकीकात होनी चाहिए आपके ख्याल में? देखें जी, हमारे साथ तो हमारा जो परसेप्शन जिस तरह तैयार किया गया, जिस तरह पोर्ट्रे किया गया, एलिगेशन की बुनियाद पर, GITs की बुनियाद पर, ये सारी चीज़ें तो हमारे साथ होती रहीं। 92 से हमारे साथ ये हो रही हैं और आज तक जारी हैं, और न जाने कब तक ये सिलसिला हमारे साथ जारी और सारी रहेगा। दूसरी तरफ ये है कि जब ये इलेक्शन की बात है, खौफ का माहौल तो शहजाद हमारे साथ है कि एक तरफ। आसिफ हसनैन साहब, मैं माज़रत ख्वाह हूं कतल कलामी के लिए, मैं सिर्फ सौलत मिर्जा के हवाले से जानना चाह रहा था क्योंकि उसकी वीडियो टेप पर आपको भी बड़े एतराज़ हैं। तो आप समझते हैं कि क्या उस वीडियो टेप के जो भी उनके इल्जामात थे उसकी तहकीकात होनी चाहिए? जो GIT बनाने का फैसला है, आप उसका खैर मकदम करते हैं या नहीं? एक आदमी शहजाद सालों से जेल में है, उसकी तमाम करस्पॉन्डेंस मुकम्मल हो गई, उसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई, प्रोसिक्यूशन मुकम्मल हो गई, और उसके बयानात 164 से लेकर तमाम मुकम्मल हो गए। जब वो सज़ा की तरफ चला गया तो फिर एक नई जो है वो स्टोरी सामने आती है जो लग रहा है कि ये बाय डिज़ाइन है। अब ऐसी सूरत हाल में उसके बयानात, उसके स्टेटमेंट, और वो भी सिर्फ यकतरफा तौर पर किसी के ऊपर एलिगेशन, ये तो मैं फिर कहूँगा कि इस तरह की जो GITs है, अगर आपने इन GITs के ऊपर ही फैसले सुनाने, अदालतों को एक किनारे रख देना, आपने अदालतों के फैसलों को नहीं मानना, क्या कानून में इस GIT की कोई अहमियत है? कानून में उस बयान की शहजाद कोई अहमियत है? तमाम मुत्तफका तौर पर तमाम लॉयर्स, आप किसी को भी बुला रहे हैं, वो ये कहते हैं कि इसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है। तो ऐसे मौके पर जब ये इलेक्शन होने जा रहा है, जब ये इलेक्शन होने जा रहा है 246 का, नहीं होनी चाहिए? नहीं, तहकीकात तो जरूर करें, लेकिन आपने 17 साल तक क्या किया? क्या तहकीकात नहीं की? अचानक ऐसे मौके पर जब MQM के खिलाफ क्रैकडाउन किया और NA 246 के इलेक्शन होने जा रहे हैं, हम तो इसको भी प्री पोल रिगिंग कहेंगे कि जी एक तरफ इलेक्शन होने जा रहे हैं, हमें कॉर्नर कर रहे हैं, किसी को आप एक्सेस दे रहे हैं, हमारे खिलाफ जो है विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, हमारे छापे, गिरफ्तारियां, हमारी GITs, तो ये सब क्या है? ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि आप किसी को कॉर्नर कर रहे हैं। सईद गनी साहब, कल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि जो इल्जामात सौलत मिर्जा ने लगाए हैं उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब ये फैसला हो गया है कि GIT बनेगी, 7 दिन में तफ्तीश होगी। आपके ख्याल में दुरुस्त फैसला होना चाहिए उस वीडियो टेप को इन्वेस्टिगेट? देखें, एक बात तो दुरुस्त है कि सौलत मिर्ज़ा 17-18 साल से जेल में था, और सौलत मिर्ज़ा कोई अननोन सा आदमी नहीं था। जब वो पकड़ा गया था तब भी उसका बड़ा नाम था और आज भी उसका बड़ा नाम है। तो ये मैं नहीं समझता कि किसी इदारे ने उसको इंट्रोगेट नहीं किया होगा, सब ने किया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई नई बातें उसने कही हैं और उसकी तहकीकात इसलिए भी ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि ये MQM के भी हक़ में ज़्यादा बेहतर है कि जो बातें वो कह रहा है ये साबित की जा सके कि वो बातें दुरुस्त नहीं और गलत हैं। अगर ये बातें तहकीकात उसकी नहीं होगी तो फिर इल्ज़ामात जो लग रहे हैं MQM के ऊपर, डेफिनेटली लोग कहेंगे उसने कह दिया तो ठीक कहा है। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर फैसला है, और ये भी दुरुस्त है कि 7 दिन के अंदर अंदर उसकी जो है वो रिपोर्ट आ जानी चाहिए, ताकि ये वाकई में वैसे हमने पहली मर्तबा देखा है कि फांसी से पहले किसी की इस तरह की वीडियो टेप आना। लेकिन अगर आप वैसे बात करें, जब कोई शख्स अपने मौत के करीब होता है, किसी को फांसी होने वाली है, तो मुमकिन है कि उसका इस्तेमाल करके उसको वादा माफ गवाह बना के उससे मजीद तफसीलात ली जाए। हमारे यहाँ कोर्ट भी जो है इस चीज में हम देखते हैं कि अगर कोई वादा माफ गवाह बनता है तो शायद उसके साथ भी थोड़ी सी नरमी बरती जाती है कि मतलब अगर एक शख्स से आप कोई बड़े चीज पर कोई हासिल करना चाह रहे हो तो आपके ख्याल में ये बात दुरुस्त नहीं है क्या? नहीं शहजाद, वैसे मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ बूझ है, सौलत मिर्ज़ा जिस केस में सज़ा याफ्ता है उसकी तमाम जो प्रोसेस है उससे वो गुजर चुका है और एग्जॉस्ट कर चुका है। मतलब सदर ने उसकी जो रहम की अपील है वो तक खारिज कर दी है।
अब ये तो मुमकिन नहीं है कि वो जो है वो वादा माफ गवाह बन जाए उसी मुकदमे में, ये हो नहीं सकता मेरा ख्याल है कानूनी तौर पर कि अब उस दोबारा उस केस को रीओपन किया जाए, सारी चीज़ें की जा सकें। सौलत मिर्जा की जो सज़ा हो गई है उसका तयन हो गया, वो सज़ा उसको मिलेगी, लेकिन वो जो बातें नहीं कर रहा है उस पर तहकीक ज़ाहिर दरवाजे खोले जा सकते हैं, मजीद उस पर तहकीक हो सकती है, लेकिन उस मुकदमे में मैं नहीं समझता कि इसको वादा माफ गवाह बनाया जा सकता है। नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा था, मैं कल ही कह रहा था कि ये इस तरह ये कॉन्सेप्ट भी देखे जाते हैं, लेकिन इमरान इस्माइल साहब, आसिफ हुसैन साहब कह रहे हैं कि ये इस तरह की वीडियो टेप को भी तहकीक करवाना, उस पर वो जमाम इल्जामात लगाए गए, 17 साल से नहीं बोले, अब इल्जामात लगाए गए, ये भी प्री पोल रिगिंग का हिस्सा है। देखिए, मैं कोई वकील तो नहीं हूँ, सही भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन मैं मेरे ख्याल में एमक्यूएम को इस वक्त टेक्निकलिटीज के पीछे छुपने की जरूरत नहीं कि जी ये वीडियो कब टेप हुई, किसने की, कैसे हुई, क्यों हुई। सीधा सा जवाब दें कि सौलत मिर्जा जो कह रहा है वो सच है या झूठ है, सौलत मिर्जा की फैमिली जो कह रही है वो सच है या झूठ है। क्योंकि सौलत मिर्जा ने इल्जामात कोई छोटे छोटे अननोन लोगों के ऊपर नहीं लगाए पार्टी के, उसने इल्जाम लगाया बाबर गौरी के ऊपर, उसने इल्जाम लगाया अल्ताफ हुसैन के ऊपर, उसने बहुत बड़े बड़े नाम लिए हैं। ये वो नाम है कि जो इस मुल्क की सियासत को रन कर रहे हैं, जो खास तौर से कराची की सियासत में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। तो अगर ये नाम इन चीज़ों में शामिल हैं जो सौलत मिर्जा कह रहा है, हम टेक्निकलिटीज़ के पीछे नहीं छुप सकते, ये पर्दा आप नहीं ले सकते। ये आप बताइए कि सौलत मिर्जा जो कह रहा है अगर वो गलत है तो फिर सौलत मिर्जा की बीवी जो तस्वीरें दिखा रही है, तो कह चुकी है कि ये गलत है, एमक्यूएम कह चुकी है कि ये गलत है, लेकिन सौलत मिर्जा की बीवी जो तस्वीरें दिखा रही है कि जेल के अंदर आप उसको केक खिला रहे हैं, फिर सौलत मिर्जा के वकील की आखिरी वकील की फीस जो है वो एमक्यूएम के एक बड़े रुकन ने पे की, वो क्यों पे की? इसका मतलब है कि there is a smoke, there is fire। आपके ख्याल में इमरान इस्माइल साहब इसका सियासी फायदा होगा क्या आपको? जैसे आसिफ हुसैन साहब कह रहे हैं कि ये प्री पोल रिगिंग है, तो इसका मतलब वो कह रहे हैं उनको नुकसान होगा और शायद आपको फायदा हो इसका। हमें कोई इसका सियासी फायदा नहीं होगा। सौलत मिर्जा सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उसका हमें कोई फायदा नहीं है। देखें, मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ कह सकता हूँ कि जिस तरह सौलत मिर्जा का जो बयान आया है और उसका जो असर पड़ा होगा, जो आई एम श्योर एमक्यूएम के वर्कर्स के ऊपर उसका बड़ा असर पड़ा होगा, ये एक बहुत ही भयानक चीज है जो सामने आई है सौलत मिर्जा की सूरत में। इसका जरूर फैसला होना चाहिए कि ये सच है या झूठ है। सौलत मिर्जा को फांसी हो या ना हो, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं। अच्छा, मेरा जो सरोकार है वो इससे है कि जो सौलत मिर्जा ने इंकशाफात किए हैं वो सच है या वो टोटल झूठ है। ठीक है, इस पे एमक्यूएम तो कह चुकी है कि वो टोटल झूठ है, लेकिन सईद गनी साहब ने जो नुक्ता उठाया है कि इससे एमक्यूएम को भी फायदा होगा। आसिफ साहब, मुझे अगर मौका दें मैं एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद डायरेक्ट आपकी तरफ आऊंगा। और जो बात आप कह रहे हैं कि इसका फायदा होगा आपकी जमात को अगर ये इन्वेस्टिगेट हो जाता है और आपके जो सीनियर लोगों पर इल्जाम लगाए वो क्लियर हो जाते हैं, तो इससे तो आपको फायदा होगा। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। जी, आसिफ हुसैन साहब, स्ट्रेट अवे आपकी तरफ आऊंगा। सईद गनी साहब कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेट हो जाए तमाम इल्जामात जो सौलत मिर्जा ने लगाए, तो उससे एमक्यूएम को भी फायदा होगा। देखिए, माजी में हमारे ख़िलाफ़ इस तरह की जो टेबल स्टोरीज़ थी वो भी कई दफ़ा जो है सामने लाई गई, कभी फ़ारूक दादा के हवाले से, कभी किसी के हवाले से 92, 96 और 98 में। इस तरह की स्टोरीज़ तो एमक्यूएम के ख़िलाफ़। वजह यह है कि क्योंकि एमक्यूएम वो वाहिद जमात है कि जो ना सिर्फ ये कि स्टेटस को के ख़िलाफ़ है, मिडिल क्लास की जमात है, बल्कि ये वो जमात है कि जो तालिबान एलिमेंट और तालिबान दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई और एमक्यूएम खुलकर हमेशा जो है वो कहते रहे और उसकी मुखालफत करते रहे। लिहाजा हमें तो पता है कि ये सारी सज़ाएँ हमें मिल रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो पॉलिसीज़ इस्टेब्लिशमेंट की रही है वो कभी उन तालिबान के साथ सपोर्टिंग पॉलिसी रही है जिसमें रशियन और अफगान वॉर की है, और कभी वो उसके मुखालफत में जो आज और कुछ सियासी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इस वक्त तो सबसे ज्यादा तालिबान के खिलाफ वो हैं, तो वो उनके भी खिलाफ हैं, आपके भी खिलाफ हैं। इसमें कोई लॉजिक तो नहीं बनती। मैं यही कह रहा हूं कि अगर आज उनकी हमदर्दियां हैं और कुछ सियासी और मजहबी जमातें उस पॉलिसीज़ को लेकर उनके साथ अटैच हैं, तो जाहिर सी बात है हम तो इस तरह की पॉलिसीज़ इख्तियार नहीं कर सकते। हाँ, अल्ताफ़ भाई ने खुल के कहा है और कह रहे हैं, आज तक हम उसकी सज़ा भी काट रहे हैं, और इस तरह के जो GITs, इस तरह के मामलात हमारे साथ हैं और हम भुगत रहे हैं, मादी में भी हमने भुगता। तो मैं तो आप खुश नहीं है इस तहकीकात से? बेसिकली आप समझते हैं कि इस पे जरूरत नहीं थी कि मजीद जो भी उन्होंने इल्जाम लगाए उसकी आप समझते हैं कि तहकीकात की जरूरत नहीं? शहजाद, उसने जो 17 साल तक बयानात दिए अपनी कन्वेक्शन के बाद
मजिस्ट्रेट के सामने, अदालत के सामने, या वो सही थे ठीक या है, आज जीआईटी के बाद का बयान सही है? कौन सा सही है इसमें पहले तय कर लेना। अगर ये सही है तो इसका मकसद है जो माजी में दिए वो गलत थे, फिर उसकी बुनियाद पर अदालत का वो फैसला कहाँ जाएगा, फिर उन जजेस के फैसले कहाँ जाएंगे। इसका मकसद वो सारे लोग गलत थे जो अदालती सिस्टम को चलाकर यहाँ तक पहुंचे और सजाएं सुनाई, और वो चंद लोग सही हैं जो जीआईटी की बुनियाद पर किसी के खिलाफ भी फैसले सुना रहे हैं। दोबारा आते हैं NA 246 के हवाले से। इमरान खान साहब ने भी कहा है और आज गालिबन इमरान इस्माइल साहब भी फरमा रहे थे कि रेंजर्स की सिक्योरिटी वो कह रहे हैं होनी चाहिए इलेक्शन के वक्त। इससे कोई एतराज है या आप समझते हैं कि हाँ माहौल सेंसिटिव हो सकता है तो रेंजर्स को ही सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए? देखिए, किसी भी सूरत में रेंजर्स हो, हम तो कहते हैं आर्मी को लगाएं आप। आपने पिछले ज़मनी इलेक्शन में NA 254 और 2 सूबाई हलकों के इलेक्शन में आपने फौज लगाई, बल्कि बूथों तक लगाई फौज, और उस फौज के होते हुए MQM ने विन किया है और भारी अक्सरियत से वहाँ वोट लिए। हम तो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल लगाएं, अगर आपको खौफ है तो वो बिल्कुल लगाएं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप PTI की सूरत में इलेक्शन लड़ेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप कराची में PPI की सूरत में इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर ये गैर मुनासिब अमल होगा। इसलिए कि कराची में आप जिस तरह से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और PPI की शक्ल आपकी बन रही है, कराची के लोग क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं, इसको एनालाइज कर रहे हैं संजीदगी के साथ कि आप ये किस तरह कर रहे हैं और किस तरह के इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर आपने PTI की सूरत में इलेक्शन लड़ा तो ठीक है, लेकिन अगर PPI की सूरत में इलेक्शन लड़ा तो फिर कराची के लोग आपको कबूल नहीं करेंगे। PTI की सूरत में लड़ा और PPI की सूरत में लड़ा? जी जी बिल्कुल। जो इस वक्त सूरत हाल PTI की है कराची में, जिस तरह आप वहाँ पे जिना ग्राउंड आए थे, वहाँ पे कोई भी मकामी आदमी नहीं था, सारे आप गैर मकामीज को लेकर वहाँ पर फाते बनकर आए, और उसके बाद आज जिस इलेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं, अगर आपकी कोशिश है कि आप उसी PPI की सूरत में जिसमें कराची के लोगों ने माजी में भुगता, अगर उसी सूरत में इलेक्शन की तरफ आप जाएंगे तो फिर कराची के लोग इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं सईद गनी साहब, दो जो बातें इस प्रोग्राम में हुई, एक तो रेंजर्स के हवाले से जवाब दे दें, रेंजर्स आपके ख्याल में बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकेगी और क्या करना चाहिए, और दूसरा भी जो इमरान इस्माइल साहब का पहला गिला था जिस पे वो कह रहे हैं, जिस वजह से वो कह रहे हैं ज़ाब्ता अखलाक को मैं नहीं मानता, वो ये है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा। 3-4 लाख लोगों की वहां पे वोटर होंगे, उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा? देखें, एक तो ये बात जहन में रखें कि जो इलेक्शन होता है वो होता है कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन का होता है उसके तहत। अब उसके अलावा अगर कुछ पार्टियां बैठकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कुछ मामला तय कर लेती हैं वो अलग बात है, लेकिन एक बात जो मेरे इल्म में है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कभी भी आपके लिए इस तरह नहीं होता कि जहां मर्जी है उसका इस्तेमाल कर लें। इलेक्शंस के दौरान भी अगर आपको जलसा करना है, अगर आपको जुलूस निकालना है, अगर आपने साउंड सिस्टम इस्तेमाल करना है तो उसकी आपको इजाज़त लेनी पड़ती है। ये नहीं हो सकता कि कहीं पर भी नहीं होता, किसी कानून के तहत नहीं है कि आप जहां मर्जी आए आप जो है साउंड सिस्टम लगाइए, माइक ले जाइए और शुरू हो जाइए, ये होता नहीं है। लेकिन अगर ये अंदर अंडरस्टैंडिंग है कि जहां आपने जलसा करना है उसकी इजाज़त लेनी है और साउंड सिस्टम की इजाज़त लेनी है, लाउड स्पीकर की लेनी है, तो फिर वो इजाज़त मिल जाती है, फिर उसके तहत इंतजाम भी जो इंतजामिया कर लेती है वो सारा हो जाता है। अच्छा, दूसरा रेंजर्स का आपने पूछा सिक्योरिटी। जी देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, हमने यहाँ बड़े सारे कराची में इलेक्शन भुगते हैं और फिर किस तरह के इलेक्शन हुए हैं वो भी हमें पता है। रेंजर्स और पुलिस जो हैं वो सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए होती हैं। जो खान साहब ने आज कहा मैं उनकी बात समझ नहीं सका, उन्होंने कहा कि रेंजर्स के तहत ये कंडक्ट करवाए जाएँ। रेंजर्स इलेक्शंस कभी भी कंडक्ट नहीं करवाती और ना उनको करवाने चाहिए, वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए सिर्फ होते हैं। और सिक्योरिटी में भी होता ही रहा है, माजी में जब पीपल्स पार्टी को मार पड़ती थी तो तरीक़ेकार क्या था कि पोलिंग स्टेशन के अंदर तो जो है जो होना हो रहा था वो हो रहा होता था। जब हम बाहर आकर कहते थे कि जनाब अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है तो कहते थे शोर मत मचाओ, हमारी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखें, खबरदार जो तुमने कोई शोर मचाया है। तो बजाय इसके वो उनको रोकने के हमें रोकते थे कि हम शोर भी ना करें कि अंदर क्या कुछ हो रहा है। तो ये थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन से इनको रुजू करना चाहिए। और जो ये चीज़ चाह रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ, उनका मकसद ये है कि रेंजर्स जो है वो इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के अंदर तैनात हो, तो वो इलेक्शन कमीशन कर सकती है, वो ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर सकती है ना पीपल्स पार्टी कर सकती है। इनको इलेक्शन कमीशन से रुजू करना चाहिए इस पर। रेंजर्स अगर आप कह रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर हो तो वो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगी। मैंने आगाज में आपसे ये सवाल किया था कि आप खुद कराची में सियासत करते हैं, तो आपको लगता है कि ये जो खौफ की बात बार बार तहरीक इंसाफ कर रही है, ऐसा होता है? क्योंकि अभी भी इमरान इस्माइल साहब कह रहे थे कि जिन लोगों के पास हम जाते हैं उनको फिर धमकाया जाता है। यार शहजाद, आप भी कराची में पैदा हुए हो, कराची में पले बड़े हुए हो, ये मतलब कोई ऐसी अनोनी बात नहीं है जो आपको नहीं पता और आप मुझसे पूछ रहे हैं। कराची में बहरहाल खौफ का माहौल होता है, रहा है, लेकिन अगर मैंने जो बात पहले साथ में ये भी कही थी
कि ये सारी सिचुएशन पीटीआई को भी सूट करती है कि पीटीआई जब इस पे शोर मचाएगी तो वो जो एंटी एमक्यू वोट है ये उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जो हालात इस वक्त हैं कि रेंजर्स और पुलिस का ऑपरेशन यहाँ हो रहा है, एमक्यूएम के ऊपर वैसे ही बहुत ज्यादा दबाव है और लंदन के जो वाकयात हैं वो आपके सामने हैं, तो मैं नहीं समझता कि एमक्यूएम के लिए इतनी सूरत हाल जो है वो बेहतर है कि वो सारी चीजें कर बहुत सके। बहुत शुक्रिया। जो मुझे माजी में प्रोग्राम उसके मुतालिक वाइंड की अप जाती करना रही। पड़ेगा। मैं चाह रहा था कि एक आखिरी कमेंट इमरान इस्माइल साहब से लूं, लेकिन मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, सईद गनी साहब और आसिफ हसैन भी शुक्रिया। आसिफ हसैन साहब, यहाँ पे जो इल्ज़ाम लगाया आज इमरान इस्माइल साहब ने, मुझे नहीं पता यहाँ बैठे हुए कि दुरुस्त है या नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि अगर वोटर्स के साथ इस तरह की दोजनकी हो रही है, अगर हो रही है, तो मेरे ख्याल से आप भी ज़रा इसकी जो है अपनी आवाज़ पहुँचाएं आगे तक, ताकि अगर ऐसा हो भी रहा है तो वो बंद हो जाए, क्योंकि ये ज़्यादती होगी वोटर्स के साथ भी। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं इस सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।